नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ है उस पर आगे बढ़ने से पहले आइए प्रधानमंत्री मोदी का वह महान वाक्य सुनते हैं जो उन्होंने इसी 27 जून को मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने कहे थे। यह महान वाक्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संबंध में है जो आज टूटकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में शामिल हो गई। पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीपी को दर्जनों घोटालों से जोड़ते हैं और 2 जुलाई को एनसीपी से तमाम विधायक निकलकर उनकी पार्टी की सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। इतना बड़ा मजाक केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता उनकी राजनीति को धर्म की निगाह से देखती है, उसी चश्मे से देखती रहेगी। इसलिए वे भाषण तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देते हैं, मगर राजनीति उन्हीं के साथ करते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अजीत पवार के साथ आज जो भी विधायक गए, जो सांसद गए, उनमें से कईयों के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी ने भयंकर मामलों में केस दर्ज किए हैं। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना टूट गई, शरद पवार की एनसीपी टूट गई। ठीक 1 साल पहले शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। आज अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर या अपने साथ उठाकर राजभवन चल दिए और उप मुख्यमंत्री बन गए। इस राज्य की जनता एक ऐसे सियासी चौराहे पर अकेली खड़ी नजर आ रही है जहां उसका कोई नहीं। अब वो किसी को भी वोट देगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी को वोट नहीं देगी तो भी सरकार बीजेपी की बनेगी। 2019 में अजीत पवार इससे पहले भी सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन पहुंच गए थे। इस बार दोपहर को गए और उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह सरकार 80 घंटे ही चली, फिर अजीत पवार इस्तीफा देकर एनसीपी में आ गए और देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देकर बीजेपी में ही रह गए। वे भारत की राजनीति में शायद पहले उप मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर उसके बाद 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और पिछले 1 साल से उप मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आप ही बताइए कि भारत माता की जय किस तरह से हो गई। फिलहाल आप भी भारत माता की जय के नारे लगाते रहिए, या एक ऐसी टूट है जिसे देखकर कोई भी हैरान नहीं। सबको पता है और सब ये बात कहते भी हैं रूपक के अंदाज में कि ईडी के पास सबकी सीडी है। विपक्षी एकता को मोदी से अब नहीं लड़ना है, ईडी से लड़ना है। 2024 के नतीजों को ईडी के टेस्ट से गुजरना होगा। इस एक संस्था का डर ना होता तो भारत की राजनीति आज किसी और मोड़ पर खड़ी नजर आती, लेकिन इसके कारण घूम फिरकर उसी मोड़ पर पहुंच जाती है जहां बीजेपी स्वागत के लिए खड़ी नजर आती है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अजीत पवार पर आरोप लगाया करती थी कि 70,000 करोड़ के घोटाले किए हैं। 70,000 करोड़ के। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बिठा दी गई, लेकिन जब नवंबर 2019 में एनसीपी तोड़कर देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने पहुंचे तो कुर्सी के लिए देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें गले लगा लिया। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 80 घंटे तक अजीत पवार बीजेपी के साथ रहे, फिर इस्तीफा देकर अपनी पार्टी में आ गए और इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 मामलों को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश और समाज को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस पवार के खिलाफ ईडी की जांच चल रही हो वो बीजेपी की सरकार में अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप ही मोदी जी से उनकी गारंटी के बारे में पूछ लीजिए। लगता है कि शरद पवार को भी अंदाजा हो गया होगा कि महाराष्ट्र में उनका सियासी टाइम ओवर हो चुका है। उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो बीजेपी के पास चली गई है। अजीत पवार पर उनका नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का राजनीतिक और भावनात्मक नियंत्रण कायम हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान है कि मंत्रिमंडल में किसे क्या पद मिलेगा, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत टाइम है। हम सभी महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ आए हैं। महाराष्ट्र के एक मंत्री सुधीर मुंगनित्वार ने कहा है कि एनसीपी के सभी विधायकों ने हमें समर्थन दिया है, ऐसा ही समर्थन 2019 में मिला था। अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें सबका आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि शरद पवार का आशीर्वाद हासिल है या नहीं, मगर कहा कि आप इंतजार कीजिए और देखते जाइए। क्या अब यही देखना बाकी है कि शरद पवार भी चलते हुए आएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे?
लेकिन कहीं भी चले जाने वाले शरद पवार क्या पटना से लौटकर उस एनसीपी के साथ चले जाएंगे जो अब बीजेपी की सरकार का हिस्सा है? अब यही देखना बाकी है। बिना अपनी पार्टी के शरद पवार विपक्षी एकता की राजनीति कैसे करेंगे? शरद पवार ने एक बात कही है कि नई पार्टी फिर से खड़ी करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। क्या उनका बयान महाराष्ट्र में नई सियासी करवट लेने के लिए काफी है, या फिर जो होना था वो हो चुका है? 2024 का चुनाव महाराष्ट्र में दिलचस्प होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जीरो से शुरू करेंगे। क्या जनता उन्हें फिर से महाराष्ट्र का हीरो बनाएगी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।